देखिए हम लोग क्या यहाँ सीखने जा रहे हैं। द्वितीय गति में भी ए और तथा आर में संबंध हम लोग सीखेंगे। मतलब भी का मतलब क्या है? रेखीय वेग। भी का मतलब इसको चार भी बोलते हैं, है ना? रेखीय वेग यानी चार पढ़ सकते हैं इसको। और ए का मतलब क्या हो गया? रेखीय त्वरण। अल्फा का मतलब क्या होता था? कोणीय त्वरण, है ना? अल्फा का मतलब कोणीय त्वरण। आर क्या है? वृत्तीय पद की सपोज कीजिए एक वृत्तीय पद और इस पर ये देखिए हम लोग ये जो संबंध पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसको आप लोग समझिएगा। मान दिया गया है वृत्तीय पद की त्रिज्या कितनी है? आर। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है बिंदु ए पर, यहाँ पर, और इसका समरूप चाल से चले। किसे? समरूप चाल है, समरूप वृत्तीय गति, समरूप वृत्तीय गति। तो यहाँ पर अगर उसकी चाल कितना है? v है। तो कुछ समय मान लेते हैं dt समय। कितना समय? dt कहने का मतलब समझते हो? बहुत छोटा समय। कितना छोटा हो सकता है? जितना आप छोटा कल्पना कर सकते हैं उससे भी 10 गुना छोटा। आप बात समझिए। अब इसको जब छोटा समय लिए छोटा दूरी जाएगा, कुछ समय के बाद कुछ दूरी जाएगा, लेकिन हम उसको जूम कर थोड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि देखने में सही रहे। अब हम यहाँ पर मान लीजिए बी पर पहुंच गया, यहाँ पर भी वही चाल इसकी रहेगी, भी रहेगी, है ना? लेकिन अगर इसका वेक्टर में बदल जाएगा, दिशा का बदल गई नहीं, दिशा बदल गई। माने v1 है, यहाँ पर क्या हो गया? v2 हो गया। और इसकी दूरी कितना है? केंद्र से दूरी सब जगह समान होती है। अब ये बताइए जब dt समय लगा, कितना समय लगा? तो जो एंगल बना होगा d थीटा बना होगा। एंगल कितना बना होगा? d थीटा बना होगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी लगभग स्ट्रेट लाइन होगी, लगभग क्या होगी? एकदम सीधा ऐसे होगी। और इस दूरी को हम मान लेते हैं ds। क्या माने? दूरी जो है, दूरी को क्या मान लेते हैं? ds मान लेते हैं। हम इसी फिगर को दूसरे तरीके से हम इधर बनाना चाहते हैं। तो देखिए अब हम क्या काम करते हैं? v का और v1 और v2 का हम डायरेक्शन खींचना चाहते हैं। तो v1 देखिए, v1 की डायरेक्शन यहाँ पर इस स्पर्श रेखीय होती है, इधर है। v1 इधर है लेकिन v2 इस दिशा में, यानी कि ये हो गया डायरेक्शन किसका? ये हो गया v1 वेक्टर। और इस दिशा में कितना है? क्या है? v2 वेक्टर। क्या है? v2 वेक्टर। बात थोड़ा समझिए। ये हो गया v1 वेक्टर और ये क्या हो गया? थोड़ा यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन बात सेम है। हाँ, v2 वेक्टर क्या हो गया? लेकिन ये बताओ, ये v1 वेक्टर हो गया, v2 वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना होगा? वही होगा जो इसका एंगल होगा। बात समझिए। जितना ये घूमेंगे उतना इस पर भी कोण बनेगा। अगर ये सीधा ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे हो जाएंगे। इस मान कर यहाँ पर अगर है, यहाँ पर सीधा ऐसे और यहाँ पर इधर हो जाएंगे ना, इनके भी बीच का एंगल कितना मुड़ गए? 180। और इस दिशा में और इस दिशा में 180 ना, यहाँ पर भी रहोगे तो कितना एंगल बन गया? 180। तो जितना ये मुड़ते हैं उतना ही कोण कहाँ बनता है? केंद्र पर बनता है। तो अब ये बता दीजिए अगर ये d थीटा है तो ये भी एंगल कितना? d थीटा होगा। तो दोनों समान होगा ना? हाँ, ये d थीटा हो गया। अब हम क्या काम करेंगे? हम एक अपने से यहाँ तक एक वेक्टर बना देते हैं, ये माना हुआ। अब इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं डेल्टा v। क्या नाम देते हैं? हम डेल्टा v वेक्टर क्यों दिए? बात थोड़ा यहाँ तो समझ लीजिए, है ना? एक आता मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ p है, q है और क्या हो गया? r हो गया। हम आप लोगों को सदिश जब पढ़ाए थे, वेक्टर जब पढ़ाए थे, तो ये बात समझिए, अगर p से q और q से r गए, p से q और q से r गए, तो इसका परिणामी हो गया ये वाला, है ना? यहाँ से यहाँ गए और ये यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया। तो अब क्या लिख सकते हैं? v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर बराबर v2। इन दोनों का योग इस तीसरे के बराबर है कि नहीं? वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे ना, एक यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, बराबर हो गया, है ना? v2 वेक्टर v1 वेक्टर और डेल्टा v के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें? डेल्टा v वेक्टर बराबर हो गया v2 वेक्टर माइनस
डेल्टा इसलिए लिखे डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल करते थे ना, इसीलिए v2 माइनस v1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो आप लोग को दिखाना चाहते हैं वो बात समझिए। हम बात करते हैं त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज देखिए PQR हाँ, ये दो त्रिभुज एगो भी का बना है, इसमें आर बात समझिएगा, इसमें आर ना है और इसमें भी है, बात समझ आ रहा ना, दोनों में डिफरेंट है। और ये बताओ हम जब दो त्रिभुज बना दिए और इसमें देखिए अगर थीटा एंगल है और इसमें भी एंगल क्या है, थीटा है। और एक बात समझिए, वेक्टर के रूप में भले ना बराबर हो लेकिन परिमाण के रूप में v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर का परिमाण बराबर क्या है, है। ये परिमाण के रूप में तो बराबर है ना, ये बराबर है किसके, v के, ये भी किसके बराबर है। अच्छा ये बताओ अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसकी दो भुजा आर बराबर है, इसकी दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, दोनों का समरूप होंगे कि नहीं होंगे, समरूप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इस हिसाब से तो आप देख सकते हैं, आप यस ए यस वाला भी लगा सकते हैं या ये भी समझा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल और बीच वाला बराबर है। मान लो 30 है, कितना है, ऑटोमेटिक है, बराबर बराबर होंगे तो कितना कितना के होंगे अगर 30 ये बस समझिए 30 का होने का मतलब 150 का तो बात 75 75 कितना होगा, अगर ये 60 के हो गए कितना के हो गए, सबको 60 60 करना पड़ेगा। अब बात समझिए, यानी कहने का मतलब ए समरूपता नियम से भी देख सकते हैं आप लोग, या फिर यस ए समरूपता नियम ये कहता है दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज में तो क्या होते हैं, समरूप, क्या होते हैं, समरूप। तीनों का साइड बराबर होगा, तीनों का साइड बराबर हो तो सर्वांशम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांश। तो इसमें समरूपता का मतलब ये होता है कि एक जैसा दिखाई दे, बस समझ में ना, जैसे एक छोटा सा समबाहु कोण है, बड़ा सा समबाहु, दोनों समरूप होते हैं। और बात यहाँ पर हम लोग का है कि दोनों समरूप हैं, त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज PQ जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, क्लास में पढ़ा था क्या है ऐसे। अब देखिए, अब क्या मैथ से डर लगता है, अब ये बात समझिएगा, अब कहने का मतलब ये है, समझिए जब ये समरूप है क्या है, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। तो बताओ अगर हम देखिएगा संगत भुजाएं कैसे समानुपाती लिखते हैं, अगर हम ये ले लिए ds ले लिए, क्या लिए, अब बटा में r कर दिए, क्या कर दिए, तो इसमें क्या करेंगे, dv बटा में क्या करेंगे, ये हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ पर d चल रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो, d रहे, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा है इनका दिमाग लगाना है अच्छा से। अब बताइए ds बाई r हो गया, dv बटा में v हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे कि इनका इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जैसे dv है हम इसको लिख सकते हैं v इंटू ds, v इंटू बराबर r इंटू dv, कोई दिक्कत। अब हम एक और काम करेंगे, सुन लो, हम एक काम ये करेंगे कि दोनों पक्षों में dt से भाग दो, दोनों पक्षों में dt से क्या कर देते हैं, भाग देने पर
कर लिया। क्या हो गया बात? देखिए बात समझे, यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, है ना? एक नहीं आप लोग समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग समरूपता के नियम से इसको लिखे, अच्छा कहीं से इसको किधर लिखे, आप लोग लागू को लिखना है, चलो लिखोगे इसको इस तरह से साइड में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आना, कोई दिक्कत? अब बात समझिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? v ds और इधर क्या हो गया? r इनटू dv। अब दोनों पक्षों में कितना से भाग देंगे? कोई कहेगा सर dt से क्यों भाग दे रहे हैं, ये हम कैसे समझेंगे? तो आप बात यहाँ समझने वाली है कि हम इसको जानते हैं, अगर dt से भाग देंगे फॉर्मूला बन जाएगा। अरे कुछ आगे वाला प्लानिंग भी समझते रहते हैं, तो बात समझिए। अब ये देखिए, अगर हम v ds बटा में और r dv बटा में, अब ds बटा में dt फॉर्मूला बन गया। देखिए d लगा करके छोड़ देना से खतरा है कि नहीं? उसको समाप्त करना बेहतर होता है। तो अब ये बताओ ds by dt को क्या बोलोगे? v होता है कि नहीं होता है? और ये बताओ dv by dt को, अरे तो ना वेग में परिवर्तन की दर को, तो बताओ v स्क्वायर बराबर, इसलिए a बराबर v स्क्वायर को, ये जो फॉर्मूला आया है ना, तो v आई जितना बार लिखना चाहते हो उतना बार v आई, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना? अब बात समझिए, फिर से रिवाइज करते हैं। अच्छा जी, जब वहाँ